हेलो स्टूडेंट, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम अपना 9th क्लास के लिए आज की हमारी क्लास, जिसमें हम 9th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे टिश्यूज, और उसका एक टॉपिक जो था वो हमारा रह गया है, बाकी उसको करके और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। वो जो चैप्टर था हमारा, वो टिश्यूज जो चैप्टर था, उसमें एनिमल टिश्यूज वाला जो टॉपिक है ये हमारा अभी बाकी है। इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने जो टिश्यूज थे उनके बारे में पढ़ लिया। प्लांट टिश्यूज हमने पढ़ लिए कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा हमने पढ़ लिया। जाइलम और फ्लोएम पढ़ लिया। जाइलम के जो पार्ट्स हैं, काम है, वो हमने पढ़ लिए, और फ्लोएम के जो पार्ट्स हैं और काम है वो हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यूज की। भाई प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट टिश्यूज के बारे में जब हमने बात कर ली, तो अब हम पढ़ें किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज एज सच कि हमारे अंदर जो सेल्स के ग्रुप हैं जो एक जैसा काम करते हैं, वो किस तरीके से तो फंक्शन करते हैं और किन सेल्स से मिलकर उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनका निर्माण होता है। अब एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर 4 तरह के टिश्यूज जो है, मेनली हमारे जो कोर्स में उनको हम पढ़ते हैं। तो जो 4 तरह के टिश्यूज हमारे अंदर हैं, उनमें सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो अगला है वो है मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो इनके बारे में थोड़ा सा नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो भी हम लिख रहे हैं, इनको नर्व टिश्यू लिखते हैं, प्रॉपर वर्ड वही ठीक रहेगा, नर्व टिश्यू। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जनरली हम जान लें कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू देखिए कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये हमारी स्किन से कवर्ड है ना। कहीं भी बॉडी के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर से कि कोई हमको नर्व निकलते हुए दिख रही है, या ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या मसल दिखाई दे रही है। मतलब कि हम वेल पैक्ड जो है, हमारी बॉडी, सारे ऑर्गन्स जो है वो वेल पैक्ड है। ठीक है, हम बाहर से केवल हमारी स्किन को देख सकते हैं। तो ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। साथ ही साथ अब ये केवल हमारी स्किन ही नहीं है, हमारे अंदर जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी की कवरिंग भी एक लेयर से ढकी हुई है, और वो भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। आगे इसको हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स के ग्रुप हैं जो बाकी ऑर्गन्स को जोड़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेनली ब्लड के बारे में, और हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? कनेक्टिव टिश्यू में। इसके बाद है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मसल्स। अब ये जो मसल्स होती है ना, ये भी 2 तरह के काम करती हैं। कुछ मसल्स तो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जिनको हम कहते हैं वॉलेंटरी या ऐच्छिक मांसपेशियां। कुछ मसल्स जो होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जैसे कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स हो रहे हैं जिससे खाना आगे जा रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी पलक झपक रही है, तो वहां पर हम ऐसे ही जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, वो कहलाते हैं, एक उनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है, जो बिना थके लगातार हम जन्म लेते हैं तब से और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक लगातार काम करते रहते हैं। तो ये बात हुई मस्कुलर टिश्यू की। और लास्ट में हम पढ़ेंगे नर्व टिश्यू, यानी कि हम एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेव करें, ये सोचना हमारा ब्रेन हमें किस तरीके से देता है, वो हम पढ़ेंगे नर्व टिश्यू के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 इन एक एक टिश्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी बॉडी के लगभग जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की कवरिंग को बनाता है। जैसे कि स्किन जो है ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी स्किन या हमारी त्वचा। स्किन के अलावा जो हमारी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी हमारा मुंह तो लाइंड है, प्रॉपरली वेल पैक्ड है। माउथ कैविटी या मुख गुहा जिसको कहेंगे हिंदी में, ठीक है। स्किन यानी हमारी त्वचा। क्लियर है? माउथ कैविटी हो गई। इसके बाद हमारी ब्लड वेसल्स हैं,
ट्यूब्यूल्स हैं, ब्लड वेसल्स, रक्त केशिकाएं, रक्त नलिकाएं जितनी भी हैं, एल्वियोलाई, कूपिकाएं। ठीक है, तो कूपिका आपने देखा होगा कि जब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो लंग्स जब आगे डिवाइड होता जाता है तो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटा कोई भी पार्ट है वो एपिथेलियल, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एंटर कर रही है या बाहर निकल रही है तो उसे कम से कम एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर से तो गुजरना ही होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाया जाएगा। जितनी भी जगह ऐसी हैं जिनको की कवरिंग की जरूरत है, तो जितने भी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हैं, चाहे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे उनके और आगे हम डिविजन्स देखें, चाहे हम हमारे ये ट्रैकिया है, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यू की लेयर पाई जाती है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है ये अलग अलग टाइप्स के हैं, और जो मेन एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स में, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका मेन काम क्या है कि देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, पहली बात तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इसकी जो सेल्स होती है ना, वो केवल एक लेयर उनकी पाई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है इस तरीके से, ठीक है, और केवल एक लेयर ऑफ सेल होती है और उनसे मिलकर ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ होता है। ठीक है, काफी, तो इसके बारे में अगर हम लिखें, ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक मतलब जिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, रायंस को ये चाहेगी उनको ही एंटर करने देगी और उनको ही अपने में से बाहर जाने देगी। तो चयनात्मक पारगम्य इसकी झिल्ली होती है। पहली बात, पतली या थिन होती है, फ्लैट सेल्स होती है, चपटी सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब ये काफी डेलिकेट टिश्यू, डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक सा, एक ही लेयर है तो आसानी से टूट सकती है, इस वजह से। अब ये पाई कहाँ जाएगी, तो ये पाई जाएगी, अब इसके पानी की जगह जो है वो है हमारी ब्लड वेसल्स, और लंग्स में एल्वियोलाई। ठीक है, हमारी रक्त नलिका में पाई जाएगी मेन तो, और जो फुफ्फुस की कूपिका, उनके अंदर मुख्य रूप से स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो है साथ ही साथ ये और क्या ये पाई जाएंगी हमारी ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस के अंदर पाई जाएंगी, और ईसोफेगस के बाद ये पाई जाएंगी हमारी बकल कैविटी, मुख गुहा के अंदर, और यही स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू अगर लेयर्ड हो जाए तो वो बन जाएगा स्किन, हमारी त्वचा। क्योंकि स्किन जो होती है ना, ये एक लेयर से नहीं बनी होती, 4 लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो उसके अंदर भी, स्किन में भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया पहले टाइप का। अगला जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, उसको पढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट वन नोट हो गया, अब सेकंड वन को पढ़ते हैं। अब इनसे जुड़े अब हम ये सोचे कि भाई इसमें हमारे काम का क्या है, तो देखिए हमारे काम का ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंग्स में पाए जाने वाले एपिथेलियल टिश्यू का नाम बताइए, और 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो सेकंड वन नोट करते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर का मतलब है स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल मतलब उपकला ऊतक। ठीक है, स्तंभाकार, स्तंभाकार जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्तंभाकार यानी कि स्तंभ के जैसे आकार की, स्तंभ यानी कि
पिलर लाइक स्ट्रक्चर इनका पाया जाएगा। तो ये इस तरीके की सेल्स होंगी। न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अब ये स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाता है? तो देखिए बॉडी के वो पार्ट्स जहां पर एब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन का काम हो रहा है, यानी कि अवशोषण और स्त्रवण, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना है या फिर रिलीज करना है, तो उन बॉडी पार्ट्स के अंदर कौन सी एपिथेलियल टिश्यू पाई जाएगी? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू पाई जाएगी। मेनली ये कहां पाई जाएगी? हमारी इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे स्टमक के अंदर। तो ये कहां मिलेंगी? इंटेस्टाइन में और स्टमक के अंदर। स्टमक यानी हमारा आमाशय जहां खाना स्टोर होता है, और इंटेस्टाइन यानी हमारी आंत के अंदर, क्योंकि वहां पर खाने का ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये बात हुई कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की। अब कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो थर्ड वन है वो है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड यानी पक्षमार्गी, उपकलाओं तक। देखिए ये जो अभी हमने पढ़ी ना कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसी के ऊपर अगर ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाए, हेयर लाइक मतलब छोटे छोटे बाल जैसी संरचना अगर पाई जाए, तो इसको कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका काम क्या है? ये मेनली कहां पाया जाएगा? ये मेनली पाया जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब ये है कि हमारा जो श्वसन से संबंधित जो रास्ता है, मेनली ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू वहां पाया जाता है। म्यूकस लाइक सिक्रीशंस जो होते हैं, म्यूकस चिकनाई बनी रहे जिनकी वजह से, तो किसी चीज को आगे धकेलना हो, या कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारी नाक के अंदर ये बाल होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, तो उसी तरह ये भी जो म्यूकस के पार्टिकल्स है उनको रोकने का काम, या किसी चीज को सिक्रीट करना है तो उसमें मदद करता है। तो ये मेनली कहां पाया जाएगा? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग के अंदर इस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू हमारे पाया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सेकंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड हो गया, अब फोर्थ वन, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल यानी घनाकार, उपकला ऊतक। देखिए घनाकार, घन या क्यूब किसको कहते हैं? तो अब इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो सेल्स होंगी वो क्यूब लाइक होंगी। क्यूब लाइक का क्या मतलब है? कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसे होंगी? इक्वल होंगी। पहली बात तो ये। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, एक जैसे आकार की सेल्स होंगी। तो घन जैसा आकार यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होगा। घनाकार, घनाकार कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी। एक जैसे आकार की ये सेल्स होंगी। ऐसे अगर हम बनाएं तो ये देखिए एक जैसे आकार की न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी। क्लियर? चलिए अब ये पाई कहाँ जाएंगी? तो घनाकार एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये मुख्य रूप से पाई जाती है हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। किडनी ट्यूब्यूल्स हम जानते हैं, किडनी से निकलने वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूरेटर जिसको कहा जाता है, यानी जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी जो सलाइवा को उत्पन्न करती है, यानी कि लार ग्रंथि जो होती है उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो मेन काम होता है इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का, ये मेन काम होता है कि सिक्रीशन करना, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करने का काम भी इनका होता है। साथ ही जो भी ऑर्गन है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है यांत्रिक जो सामर्थ्य है
उनको देने का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें अगर इनकी, तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एक्सक्रीशन, क्योंकि किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड से तो इनमें से पदार्थ निकल रहे हैं, तो एक्सक्रीशन यानी कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हैं तो उनको भी ऑर्गन में से बाहर निकालने में मदद करती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है यांत्रिक शक्ति बढ़ाती है उस ऑर्गन की, यानी उसे मजबूती, यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाती है, यानी कि मजबूती प्रदान करती है। क्लियर है? इसके बाद दो जो टिश्यूज हैं उनको और हम पढ़ लें जो कि हमारे काम के हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है कि एडिपोज टिश्यू का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा अगर फैट इकट्ठा हो जाता है तो वो हमारी स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और उसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। और साथ ही साथ ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि हीट जो होती है ना, सॉरी ठंड जो है उसको एंटर नहीं करने देता है। ये हो गया एडिपोज टिश्यू। एक होता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये हमारी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, कंटिन्यूस एक लेयर होती है और बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, मतलब एरियोलर टिश्यू का मतलब इनमें एयर जो है वो भरी हुई रहती है, तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को जोड़ने में ये मदद करते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम चले हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। अब कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। और अभी भी आपने देखा होगा हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर किसी न किसी फॉर्म में इसका क्वेश्चन आया ही होगा। अब पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करें तो पहला कनेक्टिव टिश्यू जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ब्लड। पहली बात तो ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है हमने मान लिया, लेकिन ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसको कहा जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक इसे कहा जाता है। पहली बात तो ये हमें याद करनी है। अब इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, तो देखिए ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में लगातार सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट इसको पंप करता रहता है और इसलिए ये लगातार जब हमारी बॉडी में बहता रहता है तो सभी बॉडी ऑर्गन्स को आपस में जोड़े रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड है ये 3 तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है, पता है हमको। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। ये इसका जो सॉलिड वाला पार्ट है। लेकिन ब्लड जो है इसका लिक्विड पार्ट होता है क्या, प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा के अंदर ये तीनों तरह की जो सेल्स हैं ये घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। अब आरबीसी जो है ये क्या काम करती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, यानी कि परिवहन करती हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखती हैं। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी लाने ले जाने का काम इन्हीं की मदद से किया जाता है। डब्ल्यूबीसी ये हमारी बॉडी में जैसे किले का द्वार होता है, सैनिक खड़े होते हैं, बिल्कुल सैनिक की तरह सोल्जर ऑफ द बॉडी है। ये किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देती है, बीमारियों से हमें बचाती है। तीसरी है प्लेटलेट्स, ये ब्लड की क्लॉटिंग में काम आता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसी के कारण रक्त का थक्का जम पाता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्लड की। ब्लड के बाद जो अगला कनेक्टिव टिश्यू है सेकंड नंबर का, वो हम पढ़े और वो क्या है, सेकंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन्स। सेकंड वन इज बोन्स। अब बोन्स की जब हम बात करें तो बोन्स पूरी बॉडी में है, सिर से लेके और पैर तक हर जगह है, जोड़े हुए हैं हमको, बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। क्योंकि अगर बोन्स ना हो तो हम क्या हैं, केवल एक मांस के छोटे से टुकड़े की तरह हैं। ऐसे बिल्कुल हमारे अंदर एकदम टफनेस और रिजिडिटी बिल्कुल हो ही नहीं अगर हमारे अंदर बोन्स ना हो। हमारी बॉडी को सही पॉस्चर जो देती है वो हमारी बोन्स होती हैं, तो पूरी बॉडी को जोड़े रखती हैं। तो बोन्स ठीक है कि बोन्स एक क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ये जो बोन्स होती है ना ये हमारी मसल्स से जुड़ी हुई रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बोन्स अकेली बॉडी के बोन्स है, बोन्स के बाद मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, फिर जाकर स्किन आती है
और तब हमारा पूरा फिगर बन पाता है। तो बोन्स जो होती है ना, इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, और ये जो जॉइंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज लिगामेंट। तो टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय लिगामेंट, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करता है, इट जॉइंट्स बोन टू बोन, यानी कि एक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया लिगामेंट, जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में मदद करता है। इसके बिना हड्डियां आपस में जुड़ती नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद है टेंडन्स। टेंडन्स जो है, अब बोन्स के ऊपर मसल जो ऐसे रखी हुई थोड़ी है, जुड़ी हुई है, तो ये जो है इट जॉइंस बोन टू मसल्स, ये हमें याद रखना है। यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन, और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरे टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है कार्टिलेज। पहला हो गया ब्लड, दूसरा हो गया बोन्स, एंड थर्ड वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये भी बोन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बोन नहीं है, बोन लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर हमारी बोन से थोड़ा सा अलग होता है। देखिए बोन्स जो है इनको हम मोड़ नहीं सकते, लेकिन कार्टिलेज को हम मोड़ सकते हैं। कार्टिलेज पाई कहा जाती है, तो ये देखिए ये कार्टिलेज है, ये नाक के आगे वाले हिस्से में कार्टिलेज है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में कार्टिलेज पाई जाती है। तो कार्टिलेज जो है ये भी हमारी अंदर ही कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। कई सारे बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है। अंतर केवल यही है कि बोन्स को हम चाहे जैसे मोड़ नहीं सकते, लेकिन कार्टिलेज को हम चाहे जैसे मोड़ सकते हैं अप टू अ लिमिट। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही तोड़कर अलग ही करता है, लेकिन अप टू अ लिमिट इसको मोड़ा और जा सकता है, और ये टूटती नहीं है। तो हमने पढ़ी ली ये सारे टिश्यूज पढ़ लिए, एरियल और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, और एडिपोज टिश्यू भी हमने पढ़ लिया, जो कि पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। अब चलिए अगले कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं, और जो है मस्कुलर टिश्यू। दो हमने पढ़ लिए, थर्ड वन हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। और अब हम हमारे चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ना है। एक टिश्यू नर्व टिश्यू और पढ़ लेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थर्ड वन पढ़ते हैं, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है ये हमारी मसल्स, अब मसल्स भी पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती है, तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू मानी जाएंगी। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें भी हम तीन तरह की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है स्ट्रेटेड मसल्स, या फिर जिनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलेंटरी मसल्स भी इनको हम कह सकते हैं, या ऐच्छिक पेशी भी इनको हम कह सकते हैं। और ऐच्छिक पेशी जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, या वॉलेंटरी मसल्स जैसे इनका नाम बता रहा है, कि ये जो मसल्स के अंदर जो सेल्स होंगी ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी। यानी कि किसी चीज को मुझे लिफ्ट करना है, हाथ को ऊपर करना है, नीचे करना है, कहीं बैठना है, कहीं जाना है, चलना है, फिरना है, वो सारे काम इन सेल्स की मदद से होते हैं। अब इनका नाम वॉलेंटरी मसल्स है, तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करें तो इनका लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, और इनके स्ट्रक्चर में जगह जगह पर इनको रेखित पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक तो कहते हैं, साथ ही साथ रेखित। रेखित क्यों कह रहे हैं, देखिए, तो जगह जगह ये लाइंस मिल रही है ना इसके अंदर, ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, जगह जगह पर कई सारे न्यूक्लियस इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। तो इन्हें रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, वॉलेंटरी मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। अब ये जो मसल्स होती है इनमें ये लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये मान लीजिए ये लाइट हो जाएगा और ये लाइनिंग्स है तो ये डार्क बैंड हो जाएगा, फिर लाइट हो जाएगा, फिर ये डार्क हो जाएगा। तो लाइट और डार्क बैंड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ये जो मसल्स होती हैं हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसा हम इनको आदेश देते हैं, किसी चीज को उठाना है, रखना है, ये सारी काम इन मसल्स की मदद से किए जाते हैं। बस इतना ही हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी पूछ लीजिए, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मतलब, या फिर रेखित और अरेखित पेशी पूछ लेगी। तो रेखित
ये वाली हो जाएंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, अरेखित इसके बाद वाली जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स हो गई। अब स्ट्रेटेड मसल्स के बाद अगली वाली जो है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ये हो जाएंगी इनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी, और रेखित है तो ये हो जाएंगी अरेखित। देखिए कितने सारे नाम हो गए इनके। क्लियर। अब आगे चले कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ें तो देखिए ये जो मसल्स होती है ना, ये तो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहु केंद्रक है। कई सारे केंद्रक हो गए, 1 2 3 4 कई सारे बहु केंद्रक है। ठीक है। ये जो सेल्स होती है ना, ये सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि एक केंद्र की सेल्स ये होती हैं। ये देखिए ठीक है। नुकीली होती है दोनों किनारे पर, और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो ये जो सेल्स हैं, आप देखिए इनके अंदर कहीं बैंड्स नहीं पाए जा रहे, लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पा रहे, और इस वजह से इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। यानी लाइट और डार्क बैंड्स नहीं मिले ना, इसलिए एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है। अब ये पाई कहाँ जाएंगी, तो देखिए ये सबसे पहली बात तो पाई जाएंगी आइरिस होता आई, हमारी आंख के अंदर। तो आंख के अंदर आंख की जो पलक झपक रही है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं झपकती है, जब इच्छा होती है तभी झपकती है। ठीक है। इसके बाद हमारे यूरेटर में, और यूरेटर मतलब जहां हमारा यूरिन इकट्ठा हो रहा है वहां पर पाई जाएंगी। और तीसरी जो है ये हमारी ब्रोंकाई में, यानी हमारा जो श्वसन मार्ग है उसके अंदर मुख्य रूप से ये मसल्स पाई जाएंगी। बाकी जितने भी काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे, मतलब ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, उनके अंदर सभी जगह ये वाली मसल्स पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें, थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। हृदय यानी जो हमारे हृदय में प्रेजेंट है, यही एकमात्र ऐसी पेशी या मसल्स जो कि जीवन पर्यंत काम करती हैं। मतलब जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक ये पेशियां लगातार काम करती रहती हैं। क्योंकि ये काम करना बंद कर दें तो हम खुद भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इनका लगातार काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपस में मिली हुई रहती है। ये देखिए इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, लगातार काम करती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। तो इस तरह देखिए 1 2 3 आपस में जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है। केवल एक ही जगह पाई जाएंगी ये हमारी बॉडी में, और पाई जाएंगी हमारे हार्ट के अंदर, यानी हमारे हृदय में उपस्थित होती हैं। ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल मजबूत होती है, क्योंकि हमारा हार्ट कितने ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, वो काम इन्हीं मसल्स की मदद से हो पाता है। क्लियर है। तो ये बात हुई हमारे हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स की। और अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के, दैट इज नर्व टिश्यू या नर्व सेल। चलिए इसको और नोट कर लेते हैं। नर्व सेल और नर्व टिश्यू के बारे में बात करते हैं। फोर्थ वन, नर्व टिश्यू। इसका डायग्राम वैसे तो आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हो सकता है शायद इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में आपके आया भी हो कि नर्व सेल का डायग्राम बनाइए। तो पहली बात तो इसका नाम हम याद करें कि नर्व सेल जो है इसे कहा जाता है न्यूरॉन। इसका क्या नाम है, इसे कहा जाता है न्यूरॉन। अब इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, है ना। और यहाँ से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं काफी सारे निकले हुए रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। और लंबी हो सकती है, और इसमें से ये इस तरीके से
अब इनके नाम देख ले हम कि इनको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है सेल बॉडी, ये है न्यूक्लियस, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। यहां पे न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को कहा जाता है माइलिन शीथ। न्यूक्लियस पाया जाता है और ये जो जॉइंट्स है ना यहाँ पर ये इस तरीके से मुड़ रही हैं, इन्हें कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये जो है इसे कहा जाता है माइलिन, माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो है ये है नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे नर्वस टिश्यू के डायग्राम की। अब ये काम कैसे करता है? तो देखिए पहली बात तो हम ये जाने कि नर्वस टिश्यू पाया कहा जाता है, ये न्यूरॉन्स पाए कहा जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर हर जगह जहां भी हमें सेंसेशन फील होती है, यानी कि जिस भी जगह, अब हमारी बॉडी में ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि जहां हमें सूचना का पता नहीं चलता। चाहे उंगली में दर्द है, नाखून में दर्द है, छोटी सी पिन भी चुभ जाए, जरा सा कांटा भी चुभ जाता है तो उसका भी हमें पता चल जाता है कि दुख रहा है। और वो कांटा जब तक निकल नहीं जाता तब तक हमें आराम नहीं मिलता। आंख में कुछ गिर जाता है तो पता चल जाता है। तो हमारी बॉडी में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ये नर्व टिश्यू नहीं पाया जाता है। जहां भी हमें फीलिंग्स हो रही है, यानी सेंसेशन हो रही है, चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, जल रहा है, खून आ रहा है, जो भी हमें पता चल रहा है वो सब किसकी वजह से है? इस नर्व टिश्यू की वजह से है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्वेश्चन आया आपके पास कि सबसे लंबी कोशिका जो मानव शरीर में पाई जाती है ये नर्व टिश्यू, इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक भी हो सकती है। सभी की लंबाई नहीं होती है 1.5 मीटर, लेकिन ये 1.5 मीटर तक लंबी भी हो सकती है। यहाँ पिन चुभी, मुझे पता चला, मैंने अपना हाथ हटा लिया पिन के पास से, किसकी वजह से? इन नर्व टिश्यूज की वजह से। तो ये नर्व टिश्यूज जो है हमें जो भारी वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रैपिडली रेस्पॉन्स करने में मदद करते हैं। कोई जैसे मान लीजिए पिन चुभी यानी स्टिम्युलस, स्टिम्युलस यानी मुझे सूचना मिली कि मुझे अब इस स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग किस तरह बिहेव करना है। ये नर्व एंडिंग्स है। अब जो दूसरा डेंड्राइट ये जो होगा नर्व टिश्यू, ये जस्ट इसके पीछे होगा, ये डेंड्राइट्स जुड़े हुए रहेंगे। ये दोनों आपस में बिल्कुल जुड़ते नहीं है। ऐसे नहीं कि हम जैसे वायर जोड़ देते ना, वैसे नहीं जुड़ते। इनके बीच में ये है ना इस तरीके से, ये ऐसे है, और दूसरी जो होगी ना ये इसके पास इस तरीके से होगी। तो इनके बीच का ये जो जगह होती है, होता यह है कि कुछ केमिकल्स यहाँ से इस गैप में रिलीज कर दिए जाते हैं और उन केमिकल्स में चेंज के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये स्टिमुलस आगे ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो गैप होता है इनके बीच में, इसको कहा जाता है सिनेप्स। और इस सिनेप्स के अकॉर्डिंग लेकिन ये काम बहुत जल्दी होता है कि जैसे ही मुझे पिन चुभती है वैसे ही मुझे दिमाग बताता है, मेरे दिमाग तक सूचना जाती है और दिमाग मुझे कहता है कि वहां से मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये सारे काम बहुत जल्दी, सेकंड के से भी बहुत कम समय में हो जाते हैं और इतनी ज्यादा फास्ट एक्टिविटी इनकी होती है। पूरा कंट्रोल हमारी बॉडी का नर्व टिश्यूज की मदद से होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर अब हमने लगभग सब चीजें पढ़ ली। एनिमल टिश्यू सारे पढ़ लिए, चारों आज की क्लास में कंप्लीट है। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, उसके चारों टाइप्स पढ़ लिए, कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ लिए हमने। मस्कुलर टिश्यू की तीनों टाइप्स पढ़ लिए, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिया। कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ लिया और बोन्स को पढ़ लिया। लिगामेंट और टेंडन्स आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और लास्ट वन इज नर्व टिश्यू। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जाइलम फ्लोएम के वर्क अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अच्छे से पढ़िए और करते रहिए तैयारी। बेस्ट ऑफ लक।